अस्सलाम वालेकुम। तो जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है IS-38, जो कि रिलेट है इंटेंजिबल्स एसेट से। तो IS-16 भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, जो कि रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। इसी तरह IS-38 इंटेंजिबल एसेट को देखा जा रहा होता है। अब सवाल है कि इंटेंजिबल एसेट्स होते कौन से। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो कि हमारे IAS की बुक है, उसके मुताबिक जो हमारा इंटेंजिबल एसेट है वो होता है कि कोई भी एज अ नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। मतलब कोई भी ऐसा एसेट जो कि नॉन मॉनेटरी हो, जिसको हम टच ना कर सके, फिज़िकली अवेलेबल ना हो, कोई भी ऐसा एसेट, वो कहला रहा होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहली बात, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई कोई भी ऐसा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश हो जाए जिसकी बेसिस पे हम अपनी बुक्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज कर सके। तो पहला क्या है, इस्टेब्लिश अ क्राइटेरिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम कोई एक ऐसा मेजर बना दे, कोई एक स्पेसिफाई ऐसा मेजर कर दे जिसकी बेसिस पे हमारा एसेट, हमारा इंटेंजिबल एसेट मेजर होना शुरू हो जाए। मतलब जैसे कि हम एज पर IS-16 कॉस्ट पे मेजर करते थे, रीवैल्यूएशन मॉडल जिस पे हम फेयर वैल्यू पे एसेट को रिकग्नाइज करते थे। तो कोई भी इसी तरीके से कोई भी एक मेजर बना दे जिसकी बेसिस पे हमारा एसेट मेजर हो जाए, चाहे फिर वो कॉस्ट मॉडल हो या फिर वो रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यूएशन मॉडल हो हमारा। तो स्पेसिफाई अ मेजर। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो भी नॉर्मली हर स्टैंडर्ड की होती है वो होती है क्या, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्यों ज़रूरी होती है कि भाई हमें पता लग सके, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी स्टेक होल्डर है किसी भी कंपनी का, कि भाई उस कंपनी के पास जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ उनके पास क्या इंटेंजिबल एसेट है, किस बेसिस पे अमोर्टाइज हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें आपके स्टेक होल्डर या जो भी इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लग सके। अब इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन जो कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इस डेफिनेशन की बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो एसेट हम चाह रहे हैं रिकग्नाइज करना अपनी बुक्स में वो इनटेंजिबल एसेट है कि नहीं है। क्योंकि इनटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज करने के लिए कोई एक डेफिनेशन है जो कि मीट करना बहुत ज़रूरी है। उस डेफिनेशन को अगर आपने मीट नहीं किया तो आप अपनी बुक्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो अब इनटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है। An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. The asset must be controlled by an entity as a result of past event and something from which the entity expects future economic benefit to flow। सवाल, अब इस डेफिनेशन के अंदर जो कि ज़रूरी चीज़ हमें देखनी है कि भाई वो इंटेंजिबल एसेट शुड बी आइडेंटिफाइबल। अब आइडेंटिफाइबल के लिए भी एक क्राइटेरिया है जो कि अकॉर्डिंग टू IS-38 मीट होना ज़रूरी है।
कोई भी इंटेंजिबल एसेट इट शुड बी एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड द एसेट। फिर वो बोलता है कि फिर जो एसेट है वो मस्ट बी कंट्रोल बाय एन एंटिटी, जो कि आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो पढ़ते हैं भाई, हम कंट्रोल को एक ऐसे भी कह सकते हैं ना जिसपे हमारा हक हो, लीगली राइट हो, हम लीगली इन्फोर्सेबल हमारे पास राइट हो, हम के उससे जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो किसी और को ना मिलने दें। हमारे पास राइट है कि हम उसको दूसरे से, मतलब दूसरे को उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो हम खुद इस्तेमाल करें या खुद उससे बेनिफिट करें, ना कि किसी और को उससे करने दो। एक तरीके से हमारा उस एसेट पे कंट्रोल हो, और उस एसेट से जो हमारा कंट्रोल है, जिस पे कंट्रोल है, उससे कोई हमें इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो हो टू द एंटिटी, उससे कुछ कमाए, कुछ फ़ायदा हो। अगर ऐसा क्राइटेरिया है, अगर ऐसी कंडीशन मीट हो रही हो, तो ही हम उस एसेट को अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज कर रहे होंगे। अब एग्जाम्पल्स कौन सी है जो कि हमारे इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं? अब जैसे कि कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमें क्या मिलता है भाई? एक राइट मिलता है। जैसे हमारे पास कोई भी सर हम जैसे कि कोई सैप का सॉफ्टवेयर, अगर आप लोग कोई भी अकाउंटेंसी फर्म के अंदर किसी भी काम करते हैं, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर जैसे कि सैप है, ऑरेकल है, तो एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर पे हमारे पास लीगली राइट होता है, हमें लीगल राइट उस पर मिलता है कि भाई वो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम ही उस पर काम करेंगे। हर कंपनी हमारे पास उसका लीगल राइट देती है, हमारे बीच एग्रीमेंट होता है। जो कंपनी हमारे पास सैप इम्प्लीमेंट करा रही होती है, तो हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर में हमारा कंट्रोल आ जाएगा जब हम उनसे उसका लीगल राइट ले लेंगे, उसको इस्तेमाल करने का लीगल राइट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या है? कंट्रोल आ जाएगा। और जब उसको इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर अकाउंटिंग हम अपनी बुक्स बनाएंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा, तो उस पर हमारा कुछ बेनिफिट इनफ्लो भी हो रहा होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो भी हो रहा होगा। इसी तरह अब हमें देखना होगा कि भाई वो आइडेंटिफाइबल है कि नहीं। तो ये आइडेंटिफाइबल मैं आपको बता रहा हूँ कि सैप का सॉफ्टवेयर, ऑरेकल का सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइबल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अभी हम आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्यों वो आइडेंटिफाइबल होता है। इसी तरह कोई ये पेटेंट्स हो गए हमारे पास, कोई राइट्स हो गए, कोई फ्रेंचाइज का लाइसेंस हो गया हमारे पास, कोई कॉपीराइट्स हो गए। इसी तरह जैसे भी इन इन जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये इंटेंजिबल एसेट एज अ ट्रीट हो रही होती हैं हमारी बुक्स के अंदर। अब आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? या तो हम इसको यहाँ बीच में लिखते, आइडेंटिफाइबल कब होता है एसेट? तो आइडेंटिफाइबल होता है इफ़ एन इनटेंजिबल, अब मैं आइए लिख रहा हूँ, इफ़ एन इनटेंजिबल एसेट इफ acquired separately through purchase या फिर देयर मे बी अ ट्रांसफर ऑफ अ लीगल राइट that would be help to make an asset identifiable। कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो कि परचेज हो सके सेपरेटली, कोई भी अलग एसेट से सेपरेटली परचेज हो सके। जैसे कि हम पेटेंट खरीदने जाते हैं, कोई भी, जैसे हम किसी कहीं से राइट लेने जाते हैं, तो पेटेंट के अलग पैसे अलग तरीके से खरीद रहे होते हैं, उसको सेपरेटली हम परचेज कर रहे होते हैं। तो कोई भी एक ऐसा एसेट जो कि सेपरेटली परचेज हो सके, एग्जाम्पल पेटेंट। Secondly, if an intangible asset, या तो intangible asset may be identifiable if it is separable
मतलब कि हम कोई भी एक एसेट है, सही है, हम जैसे कि अब खरीदने क्या जा रहे हैं, सैप का सॉफ्टवेयर या ओरेकल सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हैं, तो भाई ये सॉफ्टवेयर अलग से बिक सकता है, अलग से बिक सकता है। इसको ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर बेच रहे तो उसका सॉफ्टवेयर भी बेचे। कंप्यूटर का यूज़ अलग है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर ऐड करके उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसका यूजेज अलग है, उसके बेनिफिट्स अलग है। तो ये दोनों का कोई लिंक नहीं है। सॉफ्टवेयर अलग से बिक सकता है, हमारा कंप्यूटर अलग से बिकता है। इसी तरह जो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है, अगर वो अलग से बिक सकते हो, उनका खुद का नेचर है, उनकी खुद की एक क्या कहते हैं, फिजिकल तो नहीं, एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस ही एक खुद की एग्जिस्टेंस है, मतलब वो खुद एग्जिस्ट करता है, वो खुद बिक सकता है, खुद रेंट आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो वो फिर भी आइडेंटिफाइबल, उसको डेफिनेशन, आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन के अंदर फिर वो गिर रहा होगा, वो मीट कर रहा होगा। तो एन इंटेंजिबल एसेट मे बी आइडेंटिफाइबल इफ इट इज सेपरेबल, दैट इज it could be rented, sold separately। लेकिन सेपरेबल होना ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी हो, मतलब ये नहीं है कि अगर एसेट सेपरेट होगा तो ही वो इंटेंजिबल एसेट कहला रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अलग से अगर वो बिक सकता हो तो सही है, सेपरेबल हो के भी बिक सकता हो तो अलग। ये नहीं कि कोई भी, ज़रूरी नहीं दोनों कंडीशन मीट हो। अगर कोई भी कंडीशन मीट हो रही है तो वो आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन में अगर मीट हो रहा है तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट की एक हिस्सा, उस डेफिनेशन का एक हिस्सा मीट कर लेगा। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ऑल्सो द एसेट मस्ट बी कंट्रोल बाय एन एंटिटी। अब कंट्रोल कब होता है? तो हमारे अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तो उसके अंदर कंट्रोल की डेफिनेशन होती है। अब कंट्रोल की डेफिनेशन ये होती है कि द एंटिटी मस्ट बी एबल टू enjoy the future economic benefits from the asset and prevent other from also benefiting। मतलब हम अगर हमारे पास उस एसेट पे कंट्रोल कब होगा? जब हम उस एसेट से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है उससे हम खुद सारे बेनिफिट ले, बजाय किसी और को उससे बेनिफिट लेने दे। मतलब हम किसी और को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे दूर रख सकते हैं, भाई तू नहीं ले सके या तुम नहीं ले सको उससे बेनिफिट, हम सारे बेनिफिट उससे लेंगे। अगर दिस इज़ द सिनेरियो तो हम कह सकते हैं हमारा उस एसेट पे, चाहे वो फिजिकल सब्सटेंस या इंटेंजिबल एसेट हो या वो हमारा क्या कहते हैं पीपी के अंदर जो टेंजिबल एसेट आ रहे वो हो, कंट्रोल डिफाइन करने के लिए या कंट्रोल को देखने के लिए ये डेफिनेशन अगर मीट होती है कि अगर हम उससे सारे खुद बेनिफिट वसूल कर सके और दूसरों को उससे ना लेने दे, तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है हमारे पास उस एसेट पे कंट्रोल है। एक तरीका जैसे होता है वो होता है अलीगली इनफोर्सेबल राइट्स, मतलब कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो हमारे पास इस समझ, लेकिन ज़रूरी नहीं सिर्फ इससे ही हम देख सकें। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो IFRS 16 के अंदर जो कि लीज वाला हमारा स्टैंडर्ड है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, उससे मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा उस एसेट पे कंट्रोल है कि नहीं। तो सिर्फ लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें देखी जाती है फिर कंट्रोल डिसाइड करने के लिए। लेकिन एक ये डेफिनेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो कि डिसाइड करता है कि हमारे पास उस एसेट पे कंट्रोल है कि नहीं। अब जैसे कि कुछ एसेट्स है जो कि इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन के अंदर मीट नहीं हो रहे होते। क्यों नहीं हो रहे होते? क्योंकि उन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉई के पास टेक्निकल नॉलेज है
कोई एम्प्लॉई के पास टेक्निकल नॉलेज है तो हमारे पास उस एम्प्लॉई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम उस पर कंट्रोल नहीं रख सकते, हमने उसको हायर किया हुआ होता है, ठीक है। अगर वो छोड़ के चले गया तो ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे पास से वो इंटेंजिबल एसेट चले गया, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉई पे कंट्रोल नहीं है, हम उसको कंट्रोल, उस पर कंट्रोल नहीं रख सकते। वो जब तक है, अगर हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में हायर किया हुआ है बस, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के जा सकता है, वो हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास पे कंट्रोल नहीं है, हम उसको रोक के नहीं रख सकते। इसी तरह अगर आपने कोई ट्रेनिंग दी है अपने एम्प्लॉई को, जिसकी वजह से उसके पास कुछ स्किल्स आ गई हैं, कुछ बेहतर स्किल्स आ गई हैं, तो हम जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट इनकट हुई है, जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट हमने इनकट की है उस एम्प्लॉय को ट्रेन करने पे, वो ट्रेनिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास उस स्किल्स पे, जो कि एम्प्लॉई की जो उसने स्किल जनरेट की है, उस पर हमारे पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस एम्प्लॉई पे ही कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी कोई कॉस्ट, जैसे कि ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, जो कि एम्प्लॉई को किसी भी पर्सपेक्टिव से ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ऐसी कोई कॉस्ट अगर इनकट हो रही है तो वो हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है उस एम्प्लॉय पे या उस स्किल्स पे, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह कोई हमारे पास मार्केट शेयर है या कस्टमर लॉयल्टी है, तो ये आज है लेकिन कल नहीं है, आज है लेकिन कल नहीं है, तो हमारे पास तो कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आज हम अगर हमने कोई ब्रांड बनाया हुआ है, कोई ब्रांड लॉयल्टी है कोई भी कस्टमर की, कल को किसी भी वजह से वो छोड़ के चले गए, हम उनको रोक नहीं सकते कि भाई तुम हमसे, हमारे ब्रांड से लॉयल थे। हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है, हमारा कस्टमर्स पे, हमारा जो भी कंज्यूमर्स है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ जैसे मार्केट शेयर है, कोई ब्रांड लॉयल्टी है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसी वजह से हम इन चीज़ों को अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरा क्या हमारे पास आता है डेफिनेशन के अंदर? एक तो कंट्रोल आ गया, दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू दी एंटिटी। अब इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू दी एंटिटी कैसे कैसे डिसाइड करें, या कैसे हम इन चीज़ों को समझें कि जो भाई हमने हमारा इस इनटेंजिबल एसेट से हमारी एंटिटी को किस तरीके से फ़ायदा होगा। अब कोई भी उस इंटेंजिबल एसेट से हम कोई सेल कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना के, कोई सर्विसेज बेच के, जैसे कि हमने कोई फ्रेंचाइज ले ली है, कोई हमने लाइसेंस ले लिया है किसी चीज़ का, कोई जैसे आजकल कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, हमारे पोर्टल्स चल रहे हैं, क्योंकि हम अब आजकल ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स चल रही है और पोर्टल्स बने हुए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, तो वो उनका एक उन्होंने लाइसेंस बना लिया, ठीक है। अब वो लाइसेंस बना के उस पर वीडियोस रिकॉर्ड करके बेच रहे हैं। अगर वो पोर्टल ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पोर्टल क्या है? हमारा इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि हमारा पोर्टल एक सर्विसेज है, एक कोई दूसरा जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस है या कोई भी अलग से वेब डिज़ाइनिंग वाले या एप्लीकेशन वाले वो हमें बना के दे रहे हैं, तो ये अलग से बिकता है, तो एक तो आइडेंटिफाइबल भी हो गया। फिर अब क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल है और उस पर जब वो बेच दिया, तो जिस एंटिटी को बेचा उस पर उस एंटिटी का कंट्रोल आ गया, उसका उस पोर्टल पे कंट्रोल आ गया एंटिटी का, तो वो कंट्रोल की भी डेफिनेशन मीट कर रहा है। तीसरी चीज़ अब देखना है वो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे कमाएगा। वो इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसे कमाएगा कि अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके उस पोर्टल पे डालेगा और स्टूडेंट्स को आगे भेजेगा, तो उससे क्या होगा? पैसे कमाएगा। तो एक तरीके से वो उस पोर्टल की वजह से अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आगे बेच रहा है। तीन चीज़ें क्या हुई? सबसे पहले डेफिनेशन मीट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल क्या दे देता, पोर्टल की। पोर्टल किसने बनाया? समझो कोई वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर ने बना के दिया, तो मतलब उसका ये काम था और वो सेपरेटली सोल्ड होके आ गया, तो मतलब ये आइडेंटिफाइबल हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाइबल हो गया। उसके बाद जिस इसने समझो ABC एंटिटी को बेचा, अब ये ABC एंटिटी के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है, इसके बाद लीगल राइट आ गया, तो ये पोर्टल खरीद लिया, अब ये कंट्रोल कर सकता है, तो आइडेंटिफाइबल भी हो गया, कंट्रोल हो गया। अब इसने क्या किया? रिकॉर्ड करके अपने लेक्चर्स को इस पर बच्चों को आगे बेच दिया। तो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर है, ये क्या है? इसका प्रोडक्ट है
या कह लें सर्विसेज है, तो ये इससे क्या कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। क्या कमा रहा है भाई, पैसे कमा रहा है, तो ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो है। तो किसी भी तरीके से अगर आप उस इंटेंजिबल एसेट से प्रोडक्ट बेच के, सर्विसेज बेच के कमा रहे हैं पैसे, या अपनी किसी भी तरीके से एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिक इनफ्लो बढ़ रहा है, हमारा बेनिफिट इनफ्लो बढ़ रहा है। तो अगर ये कंडीशन है, अगर इस तरीके से हमारा बेनिफिट आ रहा है, तो ये फिर इकोनॉमिक बेनिफिट की भी डेफिनेशन मीट कर रहा है। अब रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? An intangible asset when recognized initially must be measured at cost। जब भी रिकग्नाइज होगा शुरू के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर कॉस्ट पे रिकग्नाइज होगा। दूसरा, इट शुड बी रिकग्नाइज ओनली इफ बल्कि बोथ ऑफ द फॉलोइंग अकर। अब क्या चीज़ ज़रूरी है, इधर मैं बोथ को मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब भी एसेट या इंटेंजिबल एसेट अपनी बुक्स में रिकग्नाइज होगा, वो हमेशा कॉस्ट पे मेजर्ड होगा, और उसी वक्त मेजर होगा जब ये कंडीशन, उसी वक्त रिकॉर्ड होगा बुक्स के अंदर जब ये दो कंडीशन मीट कर लेगा। और वो दो कंडीशन क्या है? पहली, द कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, जो कि हम IAS 16 में भी पढ़ते थे कि भाई उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो सके। और दूसरी बात, इट इज़ प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू दी एंटिटी, जो कि हमने ऊपर बात पढ़ी, अगर उसके चांसेस प्रोबेबल है, जो कि हम पढ़ते थे IAS 37 के 50% से ज़्यादा है उसके चांसेस। अगर वो 50% से चांसेस ज़्यादा है कि हमें उससे फ़ायदा होगा और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, तो ही हम अपनी बुक्स के अंदर एज एन इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज कर रहे होंगे। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड कैसे है? तो भाई देखो, अगर कोई भी हम लोग, जैसे कि एक्सटर्नल एविडेंस क्या होगा उसके लिए, कॉस्ट के लिए, अगर कोई भी हम एसेट बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उसकी परचेज प्राइस होगी, भाई जाहिर है कॉस्ट है तो परचेज प्राइस है, और प्लस एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे कोई भी लीगल फीस आ गई है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कोई भी लीगल फीस आ गई है हमारे पास, या कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है जो कि उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए लगी है, तो सारी कॉस्ट हमें इनकर्ड हुई है तो वो रिलायबली मेजरेबल हो। तो ये सब जैसे कि परचेज कॉस्ट है, ज़ाहिर रिलायबली मेजरेबल होगा क्योंकि इसकी इन्वॉइस आएगी हमारे पास। इसी तरह कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, इसकी इन्वॉइस वगैरह होगी, तो ये मेजरेबल रिलायबली मेजर्ड हो सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी एज अ इंटेंजिबल एसेट आ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस कंबाइनेशन, जो हम कंसोलिडेशन में पढ़ते हैं, तो हमने कोई भी दूसरी एंटिटी का पूरा परचेज कर लिया और उसकी रिजल्ट में कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट आ रहा है,
उसके लिए कॉस्ट क्या होगी भाई, उसके लिए कॉस्ट अगर हम, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कॉस्ट हमेशा जब इंटेंजिबल रहते हैं अपनी बुक्स में रिकग्नाइज करना होगा, तो हमेशा कॉस्ट पे रिकग्नाइज करना होगा। तो ज़ाहिर है जब कोई बिजनेस कंबाइनेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त तो उसकी कॉस्ट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो उस एंटिटी के अंदर तो पहले ही कॉस्ट पे मेजर्ड हुआ हुआ होगा। तो जो भी उस दिन, जिस दिन हम बिजनेस कंबाइनेशन कर रहे हैं, तो उस दिन उस इंटेंजिबल एसेट की जो फेयर वैल्यू होगी, वो फिर हमारी जो बिजनेस एंटिटी खरीद रही है दूसरी कंपनी को, उसके लिए उसकी बुक्स में वो कॉस्ट होगी। क्या बोला मैंने, अगर आज ए कंपनी बी को खरीद रही है, सही है, बी को खरीद रही है और उसके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, तो इसने तो अपनी बुक्स के अंदर जब इसने इंटेंजिबल एसेट खरीदा होगा तो कॉस्ट पर रिलायबली मेजर्ड किया होगा, लेकिन वो तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन अब जब इंटेंजिबल एसेट इसको ए कंपनी इसको खरीद रही है, तो कॉस्ट अब ए के लिए कॉस्ट क्या होगी, तो ए के लिए कॉस्ट होगी कि जो इस इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू है किस दिन, जिस दिन ए ने बी को खरीदा, जिस दिन ए ने बी को खरीदा, जो बी वाले जिस दिन इसने ए ने बी को खरीदा है, और उस दिन जो इस इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू है वो ए के लिए उस इंटेंजिबल एसेट की अपनी बुक्स के अंदर कॉस्ट होगी। फिर हमारे पास क्या चीज़ आती है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अब एक्सचेंज ऑफ एसेट क्या है भाई, इफ वन इंटेंजिबल एसेट इज एक्सचेंज फॉर अनदर, कोई भी अपना एक इंटेंजिबल एसेट हमने किसी दूसरे इंटेंजिबल के साथ एक्सचेंज किया है, so the cost of an intangible asset is measured at fair value unless, तो भाई अगर हमने कोई अपने पास एक, हमारे पास इंटेंजिबल एसेट था, हमने उसको दे के दूसरा इंटेंजिबल एसेट खरीदा है, तो जो दूसरा इंटेंजिबल एसेट खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है तो वो ही हमारी बुक्स के अंदर एज अ कॉस्ट रिकग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। जो दूसरा खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे वाले की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अगर दूसरे वाले की फेयर वैल्यू जो हम खरीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो यूनिक है, किसी भी वजह से यूनिक है और कोई दूसरा उस जैसा प्रोडक्ट ही नहीं है, उसकी फेयर वैल्यू डिसाइड ही नहीं हो सकती किसी भी वजह से, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं आप किसी भी वजह से क्या, और वो वजहें क्या हो सकती है कि द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, और बी द फेयर वैल्यू ऑफ neither the asset received nor the asset given up can be reliably measured। क्या फरमा रहे हैं ये कि भाई अगर हमने कोई एक एसेट अपना दिया है और दूसरा ख़रीदा है, तो जो भी उस दिन की उस दूसरे एसेट की फेयर वैल्यू होगी वो अपनी बुक्स में रिकग्नाइज हो जाएगी। लेकिन अगर उस ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है, या जो हमने एसेट ख़रीदा है उसकी फेयर वैल्यू भी डिटरमाइन नहीं हो सकती, और जो हमने बेचा है वो भी कहीं गुजरा यूनिक निकला, उसकी भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती आज के टाइम में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि जो एसेट आप दे रहे हैं अदरवाइज द कॉस्ट इज मेजर्ड एट कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, मतलब कि जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी ही जो कैरिंग अमाउंट थी हमारी बुक के अंदर, पहले वो हम उसको क्रेडिट करेंगे और उसी अमाउंट से वापसी नए एसेट को डेबिट कर देंगे।
जो एसेट दे रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे उसी अमाउंट से, और दूसरे नए एसेट को वापसी ही उसी अमाउंट से डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू ही डिटरमाइन नहीं हो सकती, क्योंकि जो खरीदा है उसकी भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जो बेचा है उसकी भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इन दिस केस जो हमने एसेट अपनी बुक से निकाला है उसकी जो भी कैरिंग अमाउंट थी हमारी बुक्स में, उसी अमाउंट से वापसी नया वाला एसेट हमारी बुक्स में रिकग्नाइज हो जाएगा। एक और चीज़ जो कि रिलेटेड टू हमारा किससे है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल से। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, हमें पता है भाई गुडविल हम कब कब अराइज होती है, जब कोई नया बिजनेस कोई दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रहे होते हैं तो हमारी गुडविल अराइज हो रही होती है। लेकिन हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो दूसरा बिजनेस खरीद रहे हैं, उसकी भी खुद की तो कोई गुडविल होगी ना मार्केट के अंदर, खुद उसकी भी कोई ब्रांड लॉयल्टी होगी टुवर्ड्स कस्टमर्स, कस्टमर्स आते होंगे, उसकी कोई ब्रांड इमेज होगी अच्छी, उसकी खुद की कोई गुडविल होगी कंपनी की विद इन द मार्केट। लेकिन वो जो उसकी ब्रांड इमेज है, जो खुद की गुडविल है मार्केट के अंदर, वो अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? द स्टैंडर्ड डेलिबरेटली prevents recognition of internally generated goodwill, खुद की जो internally generated goodwill है, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज द इनिशियल अमाउंट रिकग्नाइज फॉर द एसेट मस्ट बी इट्स रेदर देन इट्स फेयर वैल्यू। वजह यह है कि जो आपकी खुद की गुडविल है, जो आपकी खुद की गुडविल है, अब जो हमारी डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट की, वो क्या है कि भाई इट शुड बी आइडेंटिफाइबल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और इट शुड बी कंट्रोल बाय एन एंटिटी एंड समथिंग फ्रॉम विच एंटिटी एक्सपेक्ट टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेन। अब दूसरा रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या आता है हमारा, कि भाई उससे प्रोबेबल इनफ्लो हो। अब इनफ्लो तो हो सकता है, इनफ्लो कैसे हो सकता है कि भाई हमारी गुडविल है, सही है, उसकी वजह से हमारी ब्रांड लॉयल्टी है, और उस गुडविल की वजह से, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी ब्रांड इमेज है, तो हम अपने प्रोडक्ट उस वजह से बेच सकते हैं, तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट या इकोनॉमिक इनफ्लो तो हो सकता है। लेकिन उस गुडविल की, जो उस गुडविल हमने जनरेट की है, अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनाई है, उस पर जो कॉस्ट इनकर्ड है, मतलब हम उसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, हमने कितनी उस गुडविल को बनाने के लिए कॉस्ट इनकर्ड की है, वो कॉस्ट रिलायबली मेजर ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितना उस पर डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स पे लगाई थी, हमने कितनी मशीन की डेप्रिसिएशन लगाई थी, कितने सालों पे हमने एमोटाइजेशन इनकर्ड की थी, कितना हमने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर लिया, कितने सालों से कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, वो कॉस्ट रिलायबली मेजर ही नहीं हो सकती। वो क्योंकि कॉस्ट अगर रिलायबली मेजर हो ही नहीं सकती, तो हम अपने रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर फॉल ही नहीं कर सकते, और क्योंकि क्राइटेरिया के अंदर फॉल ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो भी अपनी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है वो अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो रीज़न क्या है इसका, द कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली measured as it is internally developed and is not permitted to be recognized under IAS 38। यहाँ तक के लिए आज का कि हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई IAS 38 का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ें हमें देखनी है कि वो आइडेंटिफाइबल है कि नहीं है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है
कंट्रोल बाय एंटिटी है कि नहीं, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होगा एंटिटी को कि नहीं। फिर हमने देखा कि भाई आइडेंटिफाइबल के अंदर क्या चीज़ है कि भाई वो सेपरेबल हो सकता है कि नहीं, अलग से बिक सकता है कि नहीं, रेंट आउट परचेज हो सकता है कि नहीं, वो चीज़ें देखी। फिर हमने देखा कि भाई कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होती है, कि कंट्रोल अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरीके से हो सकते हैं कि भाई हम उसे प्रोडक्ट और सर्विस बचा के बेच रहे हैं, अपनी एक्सपेंडिचर को ही उस चीज़ से रिड्यूस कर लें। रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है कि भाई उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी हो, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड हो। कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर्ड हो सकती थी, परचेज प्राइस अवेलेबल हो, उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकट जो वो भी रिलायबली मेजर्ड हो। एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर दो, कि भाई वो अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, किसी की भी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जो कि बेच रहे जो कि खरीद रहे, तो इन दिस केस हम अपने एसेट को जो कैरिंग अमाउंट है उसी पे ही नया एसेट रिकग्नाइज कर लेंगे। इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्यों अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज नहीं हो सकती, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें थी। इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कि रिसर्च की एक्सपेंडिचर क्यों रिसर्च एक्सपेंस आउट होता है, क्यों डेवलपमेंट कॉस्ट कब कैपिटलाइज होती है, कब इस पर एमोटाइजेशन लगती है, यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, इंटरनली जनरेटेड एसेट को रिकग्नाइज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, इनडेफिनेट यूज़फुल लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी हो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, और मज़ीद सवाल इस पर क्या क्या है वो हमें आगे मज़ीद देखने होंगे।